गरीब बहू के ससुराल आई अमीर सहेलियां। अजी आप ठीक तो हैं? हे भगवान ललित जी, आपको तो तेज बुखार है। आरती बहू, तूने रात को ललित को दवाई तो दी थी? हाँ माँ जी, दवाई तो दी थी, मगर खाली पेट दवाई भी कहाँ असर करेगी। घर में जरा भी राशन नहीं। ये बात तुझे मुझे रात को ही बतानी चाहिए थी बहू। तू ठहर, मैं आती हूँ। ये बोलकर जमुना अपनी पड़ोसन यशोदा के दरवाजे पर जाती है। यशोदा बहन कहाँ हो? अरे जमुना, तुम अंदर आओ ना, ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? यशोदा, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। वो क्या है ना, घर में राशन नहीं। 1-2 दिन में कोटे से राशन मिलेगा तो लौटा दूंगी। ये कहते कहते गरीब जमुना की आंखों में आंसू भर आते हैं। जमुना, तुम्हें मुझे मेरा दिया राशन लौटाने की जरूरत नहीं। आखिर बुरे वक्त में एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है, और तुम तो मेरी सहेली हो। यशोदा अंदर से थोड़ा आटा चावल दे देती है, जिसे लेकर जमुना घर लौट आती है। ये लो आरती बहू, थोड़ा आटा चावल ले आई हूँ। यशोदा ने दिया है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर यशोदा ना होती तो शायद इस गरीबी में हमारे परिवार को नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। पता है, जब मैं तुम्हारे ससुर जी के साथ शादी करके यहाँ आई थी, तब यशोदा मुझे मिली थी, और देखो आज वो मेरे दुख में खड़ी है। अपनी सास की ये बातें सुनकर आरती अपनी शादी से पहले की बीती यादों में खो जाती है। आओ मिलो सिलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। आओ मिलो सिलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, एक पत्ता कच्चा, हिरण का बच्चा। हिरण गया पानी में, हिरण गया पानी में, हिरण गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने। सिमरन और पल्लवी रेसिस में खेल रही होती है। तभी आरती वहां पर आकर भराई आंखों से बोलती है, तुम दोनों मेरे बिना खेल रही हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अट्टी बट्टी कट्टी। फिर आरती क्लासरूम में जाकर मुंह फुलाकर बेंच पर बैठ जाती है। तभी पल्लवी और सिमरन उसे मनाने आती है। ओहो पल्लवी, देखना हमारी प्यारी सहेली का मुंह कैसे गोलगप्पे के जैसे फूला हुआ है। ये बोलकर दोनों ही उसे गुदगुदी करती है, जिससे आरती हंस देती है। आरती, पल्लवी और सिमरन तीनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। सिमरन और पल्लवी अच्छे घर से होती है। वहीं आरती के पिता फैक्ट्री में बहुत ही जरा सी तनख्वाह वाली नौकरी करते हैं, जिससे घर की दाल रोटी ही बहुत मुश्किल से चलती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और तीनों सहेलियां एक साथ 12th पास कर लेती है। यकीन नहीं हो रहा कि हमारा स्कूल खत्म हो गया। कल से कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। सिमरन, पल्लवी, मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती क्योंकि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। आरती, तू टेंशन क्यों लेती है? तेरी फीस हम दोनों भर देंगे। जानती हूँ, मगर पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। मैं उनकी बात नहीं काट सकती, मगर मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी दोनों सहेलियाँ खूब पढ़े। शायद मेरी किस्मत में यहीं तक पढ़ना लिखना था। ये कहते कहते आरती की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तभी वो आंसू पोंछकर कहती है, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों मेरी शादी में तो आओगी ना? कैसे नहीं आएंगे? हमारी सबसे प्यारी सहेली की जो शादी है। देखते ही देखते आरती की शादी का दिन आ जाता है और तभी सिमरन और पल्लवी एक बड़े से शॉपिंग बैग के साथ आरती के घर आती है, जहां गरीब आरती सादी सी साड़ी पहनकर दुल्हन बनी बैठी होती है। तुम दोनों आ गई। बताओ, तुम्हारी सहेली कैसी लग रही है? आरती, तुम्हें क्या लगता है ये खुश होने का झूठा नाटक करके तू हम दोनों से अपना दर्द छुपा लेगी? मैं और पल्लवी तेरे लिए लहंगा लाए हैं। इसे अपनी दोनों सहेलियों की तरफ से शादी का गिफ्ट समझकर पहन ले प्लीज। आरती जैसे ही बॉक्स खोलती है तो उसमें बहुत ही सुंदर सा लहंगा होता है, जिसे वो पहन लेती है और दोनों सहेली उसे दुल्हन की तरह सजाकर शादी के मंडप में ले आती है, जहां आरती की शादी ललित से हो जाती है। फिर सिमरन और पल्लवी अपनी गरीब सहेली के गले लगकर उसे विदा करती है। आरती, भगवान करे तुझे तेरे ससुराल में हर खुशी मिले, मगर कभी भी तुझे लगे कि तू अकेली है तो हमें बता देना, तो जीजा जी हमारी सहेली का ख्याल रखना। जरूर रखूंगा साली साहिबा। इस तरह से आरती बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां जमुना उसका स्वागत करती है। आओ आरती बहू, हमारे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके आरती अपनी सास के पैर छूती है और बहुत जल्द अपने ससुराल में ढल जाती है। वहीं उसकी सहेलियां आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चली जाती है। समय बीतता है और फिर एक दिन। बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुझे उल्टियाँ हो रही है? पता नहीं माँ जी, पिछले कुछ दिनों से जी कच्चा हो रहा है और उल्टियाँ हो रही है।
इस पर सास आरती की नब्ज देखती है। बहू, तुझे दिन चढ़ गए हैं। मेरा ललित बाप बनने वाला है और मैं दादी। आरती की माँ बनने की बात से जमुना और ललित दोनों ही बहुत खुश होते हैं। आरती, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए ललित दिन के साथ अब रात में भी फैक्ट्री में ओवरटाइम करने लगता है, मगर एक दिन मशीन गिरने की वजह से उसका एक पैर कट जाता है। अब आरती की खुशियों भरी जिंदगी गरीबी और लाचारी में बीतने लगती है और उसे गर्भवती होकर भी खाने पीने की बहुत परेशानी होती है। और इसी तरह से 7 से 8 महीने बीत जाते हैं, मगर आज भी वो इन्हीं मुश्किलों में जी रही होती है। पल्लवी, सिमरन, काश मैं तुम दोनों को बता पाती कि मुझे तुम दोनों की कितनी याद आ रही है। अचानक से उसे अपनी सहेलियों का फोन आता है। आरती, हमारी प्यारी सहेली, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। तुम दोनों कैसी हो? बस कट रही है, मगर तेरी बहुत याद आती है। पर तू तो ससुराल जाकर जैसे जीजाजी के साथ च्युइंगम की तरह चिपक ही गई। ना कभी फोन करती है, ना याद करती है। अच्छा ये बता, कोई खुशखबरी है कि नहीं? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हम मासी बनने वाले हैं? ये सुनकर पल्लवी सिमरन से फोन छीनकर कहती है, बहुत बहुत बधाई हो मेरी जान। ये बता, तो खुश तो है ना? इस पर बेचारी गरीब बहू दुख भरे मन से बोलती है, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ललित जी और माँ जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी। ये कहकर आरती फोन काटकर बहुत रोती है। सिमरन, आरती ठीक नहीं है। पता नहीं पर क्यों आरती मुझे खुश नहीं लगी। अरे तो टेंशन मत ले, एक काम करते हैं, हम उसे मिलने चलते हैं। दोनों अमीर सहेलियां आरती और उसके बच्चे के लिए खिलौने, कपड़े, साड़ी, झूला खरीद कर उसके ससुराल आती है, जहां आरती अपने अपाहिज पति को नमक रोटी खिला रही होती है। बस करो आरती, सारी रोटियां मुझे खिला दोगी तो तुम क्या खाओगी? अजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने खा लिया है। आरती को ऐसी हालत में देखकर दरवाजे पर खड़ी उसकी दोनों अमीर सहेलियां भरे मन से कहती है, आरती, हमारी सहेली। उन्हें देखकर गरीबी के चलते आरती खाने की थाली छिपा देती है। तभी आरती की सास उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देती है। ये लो बेटी, बैठो ना। आरती, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? और जीजा जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तूने हमें बताया भी नहीं। शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था। मैं भी ना ये क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम दोनों पहली बार मेरे ससुराल आए हो। कहो, क्या खाओगे पियोगे? जो भी तुम प्यार से खिला दो। गरीबी के चलते आरती अपनी सहेलियों को लाल चाय बनाकर पीने को देती है। माफ करना, मगर वो क्या है ना, घर में दूध खत्म हो गया है और दोपहर है ना, इसलिए बनिए ने दुकान बंद की हुई है। दोनों सहेलियां बिना कुछ कहे खुशी से वो चाय पी लेती है। इतने में जमुना अपनी पड़ोसन यशोदा से थोड़ा राशन मांग कर ले आती है, जिससे आरती अपनी सहेलियों के लिए आलू की सब्जी और पूरी बनाती है। ये लो, खाओ ना। फिर दोनों खाना शुरू कर देती है। कैसा बना है खाना? अच्छा बना है आरती, बहुत अच्छा बना है। ये कहते कहते दोनों सहेलियों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ये क्या, तुम दोनों क्यों रो रही हो? हम रोए नहीं तो और क्या करे? आरती, शादी के बाद तो इस घर की बहू क्या बन गई? तूने हम दोनों सहेलियों को इतना पराया कर दिया कि अपना दुख हमसे बांटा नहीं। तुझे ऐसी हालत में भी क्या क्या झेलना पड़ा, ये सब हमसे देखा नहीं जाता। आरती, तू हम दोनों को अपनी सहेली मानती है ना, तो हमारी मदद के लिए मना मत करना। ये बोलकर सिमरन और पल्लवी अपने पर्स से पैसे निकालकर आरती को दे देते हैं। ये देख, हमने तेरे लिए साड़ियाँ और हमारे आने वाले चंगू मंगू के लिए खिलौने भी खरीदे हैं। अपनी अमीर सहेलियों के मन में अपने लिए फिक्र भरा देखकर आरती खुशी मन से कहती है, पल्लवी, सिमरन, आज तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है, इसे मैं एहसान का नाम देकर हमारी दोस्ती को छोटा नहीं करना चाहती, मगर तुम्हारी दोस्ती को मैं अपने दिल में हमेशा रखूंगी। आखिर में बड़े ही धूमधाम से उस गरीब बहू की गोद भराई होती है और आरती की जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। मगर आरती की जिंदगी में उसकी दोनों सहेलियों की जगह आज भी खास। हे राम, मेरी कमर का दर्द तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी दवाई किधर है? अब तो इस दवाई से ही आराम मिलेगा। ये क्या, मेरी दवाई तो खत्म हो गई। एक काम करती हूँ, अनु बहू को बोलकर अजय से मंगवा लेती हूँ। शाम को आते हुए दवाई ले आएगा। अनु बहू, अरे ओ अनु बहू, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चैन से थोड़ी देर बैठ नहीं सकती क्या?
आप आराम भी नहीं करने देती हो मुझे। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। शाम को अजय को बोल देना, आते हुए मेरी दवाई ले आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बैंक में डाका डाल रखा है ना, जो हमेशा उनके पास पैसे होंगे। एक तो पूरे घर का खर्च मेरा पति चलाता है, आपका दूसरा बेटा तो नालायकों की तरह घर में बैठा हुआ है, कामचोर कहीं का। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर है, और ऊपर से आपकी ये दवाइयाँ आए दिन खत्म हो जाती है। मेरे पति के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जब आएंगे तो ला देंगे आपकी दवाई। और अब मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आराम करने दीजिए। इतना बोलकर अनु वहां से चली जाती है। अनु की बातें सुनकर सरिता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर सरिता की दूसरी बहू पूनम आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी दवाई। लेकिन बहू, घर में तो पैसे ही नहीं थे, तो तू ये दवाई कैसे लेकर आई? सरला काकी के कुछ कपड़े सिए थे ना मैंने, ये उनके ही पैसे हैं। सुबह सफाई करते वक्त मैंने देख लिया था कि आपकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं इन्हीं लाने गई थी। आप ये दवाई खा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा पिछले जन्म में, जो इस जन्म में मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। अगर तू ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। दर्जी का काम करके भी तू घर का कितना ख्याल रखती है। सरिता के दो बेटे होते हैं, अजय और विराज। बड़ा बेटा अजय एक मिल में काम कर रहा था, छोटा बेटा विराज भी उसी मिल में काम करता है। लेकिन 1 साल पहले हुए हादसे में विराज ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, जिसके चलते अब घर के सारे खर्चों की जिम्मेदारी अजय पर आ जाती है। अजय की पत्नी अनु बहुत चालाक और घमंडी होती है, जिसके चलते वो हमेशा अपने पति के पैसों को घर में देने के लिए आनाकानी करती थी, जिसके चलते विराज की पत्नी पूनम लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलाती थी। कहाँ हो पूनम बहू, दिखाई नहीं दे रही हो आजकल? कहीं नहीं काकी, घर में काम ही इतने होते हैं कि बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। वो तो है। मैं तो ये कहने आई थी कि जो तुम्हें मैंने अपनी बेटी का सूट दिया था, क्या तुमने उसे सिल दिया है? उसे आज पहनना था। जी काकी, ये लीजिए सूट, ये तो मैंने कल ही सिल दिया था। ये सूट तो काफी प्यारा लग रहा है, इसे पहनकर तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी। पूनम, सच में तेरे हाथों में तो जादू है। दर्जी हो तो तेरी जैसी। तू तो हमारे पूरे गांव की दर्जी बहू है। अगर तू ना होती तो हमें छोटी छोटी चीजें सिलवाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता। ये ले तेरे पैसे। पूनम काफी अच्छी दर्जी होती है, जो हर तरह के कपड़े सिल लिया करती थी, जिसके चलते गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन ये बात पूनम की जेठानी अनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते अनु हमेशा पूनम से जलती रहती थी और उससे हर छोटी बड़ी बातों पर लड़ाइयाँ करती थी। एक दिन पानी ना देने से ये फूल कैसे मुरझा से गए हैं। मुझे माफ करना मेरे प्यारे फूलों, कल से मैं तुम्हें हमेशा समय से पानी दिया करूंगी। फिर देखना तुम कैसे जल्दी जल्दी खिलोगे। पूरा दिन क्या फूलों से ही बात करती रहेगी या घर के कुछ काम भी करेगी? मेरी चाय किधर है? मेरी चाय का समय हो गया है और अभी तक मेरी चाय नहीं आई है। भाभी, मैं सुबह से कपड़े सिल रही थी, आप बैठिए, मैं अभी आपकी चाय बनाकर लाती हूँ। तेरा पति तो कामचोर था ही, तू भी कामचोर निकली। और अपने एक तो अपाहिज पति को हमारे सर पर बिठा रखा है, पूरा दिन बस एक कोने में पड़ा रहता है। भाभी, तमीज से बात कीजिए, मेरे पति है वो। और भूलिए मत, जेठ जी को उस हादसे से बचाते हुए ही मेरे पति की ऐसी हालत हुई थी। भूल मत, मेरा पति से इस घर का खर्च चलता है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम लोग तो कंगाल हो जाओगे, समझे? रोटी रोटी के लिए तरसोगे तुम लोग तो। वो तो हम अब भी तरसते हैं। आप जेठ जी को घर में पैसे देने ही कहाँ देती हैं? सारे पैसे तो आप खुद ही अपने ऐशो आराम पर उड़ाती हो। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तो मुझसे इस तरह से बात करेगी? इतना कहकर अनु पूनम को थप्पड़ मार देती है और अपने पति अजय को अपने घर वालों के खिलाफ भड़का देती है, जिसके बाद अजय और अनु घर छोड़कर चले जाते हैं। दोनों के घर को छोड़ जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है, जिससे अब घर में खाने की तंगी शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूं माँ जी, और इनकी दवाई भी खत्म हो गई है और अब मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं आ रहा है। अब मैं कैसे घर का खर्च चलाऊंगी? भगवान, कुछ तो चमत्कार दिखा। मैंने सुना है कि तुम फूल पत्तों पेड़ पौधों में भी हम इंसानों की तरह जान होती है और तुम लोग भी हमारी बात सुन सकते हो। भगवान के लिए हमारी मदद करो। पूनम इतना बोल ही रही होती है कि तभी पूनम के सामने लगे हुए पौधे के एक गुलाब के फूल की आवाज आती है। पूनम, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई फूल हूँ
और मैंने हमेशा देखा है कि तुम कैसे सभी का ख्याल रखती हो, हमें समय समय पर पानी देती हो, हमसे कितना प्यार करती हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां जानता हूँ। मैं अपने जादू से इन सभी फूलों को जादुई बना रहा हूँ। ये फूल ना ही कभी मुरझाएंगे और ना ही इनकी खुशबू खत्म होगी। ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही महकते रहेंगे। इन फूलों की मदद से तुम कुछ भी बनाकर बेच सकती हो, जिससे तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उस गुलाब के फूल में से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो रोशनी सभी फूलों पर जाती है और सभी जादुई फूल बन जाते हैं। इन फूलों से मैं ऐसा क्या बनाकर बेचूं जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए और मैं अपने पति और माँ जी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। पूनम इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने घर में रखी सिलाई मशीन पर पड़ती है, जिसे देखकर पूनम को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इन फूलों से कपड़े बनाऊं? क्या पता लोगों को फूलों के कपड़े पसंद आए। इससे मेरा काम अच्छा चल जाएगा। पूनम उन जादुई फूलों की मदद से जादुई फूलों के कई कई तरह के कपड़े बनाती है और उन्हें अपने घर के बाहर बेचना शुरू कर देती है। ये तो फूलों के कपड़े हैं, लेकिन फूल तो खराब हो जाते हैं, तो तुम फूलों के कपड़े क्यों बेच रही हो? ऐसा नहीं है, ये फूल ना ही तो कभी मुरझाएंगे और ना ही इनकी कभी खुशबू खत्म होगी। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये फूल कभी भी खराब नहीं होंगे। जी काकी, कभी नहीं। ऐसा है तो तुम मुझे ये फूलों से बना हुआ सूट दे दो और ये लो इसके पैसे। जैसे ही सरला वो सूट घर पर लेकर आती है और उसे पहन कर देखती है तो उसे वो फूलों का सूट बहुत पसंद आता है और कई दिन हो जाने के बाद भी वो फूलों का सूट खराब नहीं होता, जिसके चलते सरला पूरे गांव में पूनम के बने हुए फूलों के कपड़े की तारीफ करती है। तुम्हारे हाथ के फूलों के कपड़े कभी खराब नहीं होते और ना ही इनकी कभी खुशबू खत्म होती है। क्या ये सच है? ये सच है। ये कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे। धीरे धीरे पूनम के गांव के अलावा भी और गांव में फूलों के कपड़ों की बात फैलने लगती है, जिससे अब धीरे धीरे पूनम के कस्टमर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं और सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर ही पूनम की बिक्री इतनी अच्छी हो जाती है कि अब पूनम अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा मकान ले लेती है और साथ ही साथ अपने लिए एक बहुत ही बड़ी टेलर की शॉप खोलती है, जिसमें वो कई बेरोजगार औरतों को फूलों के कपड़े बनाना सिखाती है और कई बेरोजगार औरतों को इससे मदद भी मिलती है, जिससे अब पूनम अपनी मेहनत और लगन की वजह से बहुत फेमस हो जाती है और खुशी खुशी अपने पति और अपनी सास के साथ जिंदगी जीती है।